हम जीतेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि MIM के आने से मुस्लिम वोट कटेगी और कहीं ना कहीं RJD को ही नुकसान होगा, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में MIM किंग मेकर का रोल अदा करेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी यहाँ की जनता समझदार है, वो सेकुलर का साथ देगी किसी भी तरह। हिंदुस्तान एक सेकुलर राज्य है, तो मैं किसी भी धर्म प्रधान चीज को मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी। तो आपका कहना ये है कि MIM एक ही कम्युनिटी को लेकर चलता है? देखिए, वो अवाम देख रही है, अवाम फैसला करेगी। वो मैं तो एक सिंगल अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर के प्रत्याशी और प्रतिनिधियों के साथ तीखी सवालात हो रही है, जिसमें फेसबुक के द्वारा लोगों से सवालात लिया जा रहा है और उनके प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से उसका जवाब लिया जा रहा है। आज तीखी चुनावी हलचल के तीखी सवालात के साथ हमारे साथ हैं गुफरान आलम फौजी, जो कि कोजादामन विधानसभा से राजद के प्रत्याशी का दावेदार शामिल किए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर वो कोजादामन विधानसभा में इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, उनका क्या मुद्दा है और वो इलेक्शन में क्यों आए। क्योंकि पहले से वो एक समाज सेवी रह चुके हैं, साथ में फौजी भी रह चुके हैं, एक्स नेवी हैं, और उनका एक फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम भी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे गुफरान आलम फौजी फर्नीचर से। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, आप पहले ये बताइए कि जब आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, तो फिर अचानक आप अपने आप को RJD का प्रत्याशी क्यों घोषित कर रहे हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ, और आप किसी को भी अगर बेहतर ढंग से मदद करना चाहते हैं मास के तौर पर, तो ये जरूरी है कि आप किसी संस्थान से जुड़े हैं। इसके जो बेहतर ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपसे सर दूसरा सवाल ये है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, पहला नहीं बल्कि मैं 3 मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति बना रहा हूँ। सबसे पहला मेरा है कि एजुकेशन। मैं एजुकेशन में मतलब बेहतर करना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ यहाँ के समाज को। और अगला हेल्थ है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ के जो भाई बंधु बाहर रहते हैं, उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी छोटे छोटे उद्योग को स्थापित करने का मेरा संकल्प होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, लोग प्रवासी मजदूर लोग आके घर में बैठे हुए हैं। तो उन नौजवानों के लिए जो कल दिन फिर ऐसा ना हो, आदमी जाए फिर घूम के आए, तो ऐसे एजुकेटेड लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे चूंकि छोटे इंडस्ट्रीज नहीं है, या बहुत सारा काम हम लोग यहाँ नहीं करना चाहते हैं, वही काम हम पंजाब में या दिल्ली में जाके करते हैं। तो वो चीज हम वो लोगों के बीच वो डेवलप करेंगे कि भाई वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। तो उसी का डेवलपमेंट के लिए लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाके मैं कर पाऊंगा। आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जहां कोई समस्या हो, चाहे सड़क हो या अस्पताल, आप हर मुद्दे को अपने स्तर से सोशल मीडिया में उठाते हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके द्वारा आवाज उठाने से हुआ है? देखिए, मेरा काम है कि विपक्ष जो चूंकि मौजूदा स्थिति में, जैसे सबसे पहले बोलूंगा कि जैसे रोड जाम वाला समस्या था, उसको मैंने वाइटल ढंग से उठाया और वो मतलब बहुत जल्द वो हल गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, आपका 8-10 घंटे में क्लियर हो गया था। इसी तरह भरियाडंगी ब्लॉक में जो आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से मुद्दा कि भाई कि कब पुल बने, अब वो फाइनल स्टेज पे है। इसी तरह कई जगह मैं रोपा रोपनी किया हूँ, वहां पर भी अगले दिन ही या उसके दूसरे दिन विधायक जी गए हैं। इसके अलावा जितने क्वारंटीन सेंटर हैं सब में घूमा। 24 घंटा से पहले माननीय विधायक जी गए और जो भी उनको करना था किया उन्होंने। जैसे कि आप इस बार हमारे यहाँ पे मक्का की खेती लोग बहुत ज्यादा ही किए हैं, और इस बार मक्का की खेती में बहुत सारी परेशानियां आई, और यहाँ तक कि
बेमौसम बारिश होने की वजह से लोगों का मक्का सूख नहीं पाया है और बहुत सारे लोगों के मक्का में दाना नहीं आया है। तो वैसे में आप सरकार से क्या कहेंगे और लोगों के हित में क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस मुद्दे को लेकर अभी बारिश तो अभी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही हम लोग डीएम साहब से रेट को लेकर के खास करके हम लोग गए थे, लेकिन डीएम साहब ने कुछ खास आश्वासन नहीं दिया था। और हम लोगों की रणनीति, उन्होंने ये कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह लगाया जाए, जो काफी लंबा प्रोसेस है और एक दिन का नहीं, मुझे कई सालों का वो प्रोसेस लगा। तो हमने शुरू से कोशिश की है, ये अलग बात है कि हम बहुत हद तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सर, एक सवाल है जो हमारे बड़े भाई इमरान गौहर साहब की तरफ से है कि बिहार में जो कोरोना बढ़ रही है, इसमें कुछ जिम्मेवार राजद भी है, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोगों से बार बार कह रहे थे कि आप प्रदेश में रहिए, घर आइएगा, लोगों तक फैलेगा, और आज बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 से पार है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सच में राजद जिम्मेदार है? इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए, हमारे लोग जो बाहर हैं वो घर आए हैं, और ये नहीं कि वो रोग लेकर के आए हैं। रोग चूंकि भाई वैसे भी फैलता, राजद की ये कोशिश रही है कि गरीब मजलूम जो बाहर ऐसे भूखे मर रहे थे, जो नीतीश सरकार कहीं पर भी किसी तरह मदद नहीं कर रही थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीतीश सरकार अभी भी नहीं लाई है, दूसरे राज्य के जो सरकारें हैं वो पैसा दिया है तब जाकर के आई है, तो नीतीश सरकार कुछ किया नहीं है इसमें। सर, आपके विधानसभा में आप बोल रहे हैं कि गड्ढे हैं, आप रोपा रोप नहीं करते, लेकिन आपके सत्ता पक्ष जो विधायक है अभी, उनका कहना है कि बीते 6 सालों में जितना काम हुआ है उससे पहले काम नहीं हुआ था, तो फिर उसमें क्या कमी है? देखिए, गलत फहमी है कि पहले का काम नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट जो आप हैं, आपको ऐसे सवाल किया जाएगा, ये कौन सी बात कि 6 साल पहले नहीं हुआ था? 6 साल पहले उन लोगों को सवाल करके आप सत्ता में आए होंगे, तो आज आप नहीं किया, आप जवाब दीजिए। 6 साल पहले क्या हुआ था, आजादी से पहले क्या हुआ था, ये सब फालतू के सवाल हैं। आप अगर विधायक बन जाते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आपको चुनती है और विधायक बन जाते हैं, तो शिक्षा के स्तर में आप क्या करेंगे? देखिए, उसकी गुणवत्ता को मैं सुधारूंगा, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है टीचरों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है और जहां तक उनको ड्यूटी डाल रही है। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, कभी ये करो वो करो, 50 तरह का नौटंकी वाला ड्यूटी कर देता है, तो हमारे टीचर कैसे पढ़ाएंगे? में 3 प्रत्याशी है आरजेडी के और तीनों कद्दावर हैं, और इस समय आपको उन लोगों का साथ देना था, नहीं हो कि आप अपने आप को चुने और इसके लिए आगे बढ़े हैं। अगर इसमें आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप इलेक्शन लड़िएगा, या फिर पार्टी से बगावत करके इलेक्शन लड़िएगा, या फिर पार्टी का साथ दीजिएगा? देखिए, पार्टी में जो काम कर रहा है वो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, अवाम को दिख रहा है, और जो हमारे जो मतलब पटना में बैठे उनको दिखाई दे रहा है, तो वो उसी हिसाब से टिकट देंगे। और आपका सवाल ये है कि भाई टिकट नहीं देने से क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक जिम्मेदार सिपाही हूं, जो आला कमान का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। सुनने में आ रहा है कि फिर 72 घंटा के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, इसको लेके आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है तो इसका मैं समर्थन करता हूं, और मैं पहले से भी हमेशा अपील करते रहता हूं कि आप सरकार के नियमों को फॉलो करें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास संसाधन बहुत कम है, हमारे किशनगंज में खास करके एक सदर अस्पताल है, कि एक आपका कोचाधामन में 4 बेड का एक अस्पताल है, और जो भी छोटे अस्पताल का मैं मुद्दा पहले भी उठाया, तो हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए सबसे अवाम से हाथ जोड़ के अपील है कि सरकार जो भी फैसला लेता है उनका समर्थन करता हूं। सर, अभी कोचाधामन में पिछली बार भी MIM इलेक्शन लड़ी थी और उसमें महागठबंधन था, नीतीश की सरकार और आपकी सरकार गठबंधन में थी, तो उस समय महागठबंधन सीट निकाल लिया था। क्या इस बार MIM को पछाड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा मुकाबला अवाम और अवाम की मोहब्बत और हमारे बीच है, तो जाहिर सी बात है कि अवाम का जो मोहब्बत है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, सेक्युलर पार्टीज के साथ है, तो यकीनी तौर पर हम जीतेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि MIM के आने से मुस्लिम वोट कटेगी और कहीं ना कहीं RJD को ही नुकसान होगा, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में MIM किंग मेकर का रोल अदा करेगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी यहाँ की जनता समझदार है, वो सेकुलर का साथ देगी किसी भी तरह। हिंदुस्तान एक सेकुलर राज्य है,
तो मैं किसी भी धर्म प्रधान चीज को मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी। तो आपका कहना यह है कि एमआईएम एक ही कम्युनिटी को लेकर चलता है। देखिए वो अवाम देख रही है, अवाम फैसला करेगी। वो मैं तो एक सिंगल वोट दूंगा, लेकिन अवाम फैसला करेगी कि किसको वोट देना या नहीं देना है। ये थे हमारे गुफरान फौजी साहब, इन्होंने अपनी बातों को रखी। और कुछ दोस्त थे जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा जिन्होंने सवाल किया था, उनमें से रागिब राही साहब, MS मजहर साहब, शादान कन्हैयावाड़ी साहब, और हमारे इमरान गौहर साहब, अबसार सिद्दीकी साहब, दिलनवाज राही साहब, शहीद अफरीदी साहब, मोहम्मद मुनफराज साहब। और मोहम्मद मुनफराज साहब आपको बोले हैं कि मेरा तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से सलाम और वो जो काम करते हैं उसके लिए ग्रेट जरूर बोलिएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मोहब्बत है। वालेकुम अस्सलाम। रागिब अनवर साहब सवाल किए थे आपसे, रियाज शहीदी साहब सवाल किए थे, तौसीफ हिदायत, सारे दोस्त करण कुमार का भी सवाल था इनमें। अगर किसी का कोई सवाल छूट गया है तो आप दूसरों के लिए उसको तैयार करें और हमें मेरे नंबर पे मैसेज करें या मुझे फेसबुक में मैसेंजर में इनबॉक्स करें, आपका सवाल दिया जाएगा। और जहां तक आज का सवाल था बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से गुफरान आलम जी दिए हैं आप लोगों को। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।